दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षोपयोगी और संभावित अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आज की वीडियो में हम पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम के तीसरे यूनिट भूगोल, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम भारत और विश्व के भौतिक भूगोल, नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत और विश्व के राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का तीसरा भाग, भारत और विश्व का भूगोल। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम नदियां और नदियों की घाटियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं, आपसे ये पूछा जाता है। तो देखिए सही उत्तर है तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। याद कर लीजिए सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो देखिए सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम ये सिंधु नदी प्रणाली की नदियां हैं, यानी सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियां पूछता है आपसे कौन कौन सी हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी ये गंगा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों डेल्टा का निर्माण कब होता है। देखिए डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है, यानी नदी के प्रवाह की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है, तब नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। जम्बू जो हमारा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जम्बू नगर तवी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश प्रवाह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भी प्रश्न पूछता है कि नर्मदा नदी का अधिकांश प्रवाह किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल या नदी सेतु कौन सा है। ये तिनसुकिया असम में स्थित है। और अयोध्या के पास दोस्तों सरयू नदी बहती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम के जोरहाट जिले में स्थित है। दोस्तों माजुली को एक सांस्कृतिक द्वीप भी कहा जाता है और असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी माजुली को संबोधित किया जाता है। विजयवाड़ा नगर ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है और इंद्रावती नदी उड़ीसा में निकलकर गोदावरी नदी में मिलती है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के शिवालिक रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। और गंगा और यमुना का संगम या संगम वाला जो क्षेत्र है उसको संगम क्षेत्र प्रयागराज कहा जाता है। देखिए गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। और कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार के कुर्सेला में कटिहार जिला बिहार में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। तो सोन गंगा की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है कौन सी है। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कृष्णा की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा और दूधगंगा नदियाँ हैं। ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी और पूर्णा हैं। तो देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा और दूधगंगा। और गोदावरी नदी की सहायक नदियों में इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी और पूर्णा हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुर और गंगा। दोस्तों देखिए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुर और गंगा ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आपसे पूछा जाए पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण कौन हैं। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुर और गंगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, पश्चिमी घाट से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ निकलती हैं। तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से है और सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि तिब्बत में, चीन में स्थित है। तो देखिए, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, SSB, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं बल्कि तिब्बत, चीन से निकलती है। यमुना नदी दोस्तों पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। और एक नदी है शिवनाथ, शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। पूछा जाता है कि शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए कि कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है, तो आप जानते हैं कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। गिरिताल या जिसको ट्रेन कहा जाता है, टार्न, टार्न जो भूस्वरूप है ये हिमशिला से बनता है, ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाव और रावी ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल किसकी सहायक नदी है, तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। और रोहतांग दर्रा पूछा जाता है किस प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इनमें से मान लीजिए 3 ऑप्शन दे देता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा पूछ लेता है, तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या पूछ लेगा कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो आप याद कर लीजिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दोस्तों गंगा नदी का अधिकतम हिस्सा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है और पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को या सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का उच्चतम शिखर क्या है, तो ये सैडल पीक या सैडल शिखर है। और आपसे ये लोनार झील के बारे में पूछा जाता है, तो ये एक क्रेटर झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फरक्का बांध या फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना। और एक पूछा जाता है काकोलत जलप्रपात या काकोलट वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, ये बिहार में स्थित है। दोस्तों भारत के उत्तरी मैदानों में नहर जो हैं, नहरें सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं, क्योंकि नहरों का स्रोत जो हैं 12मासी नदियाँ होती हैं। तो भारत के उत्तरी भागों में नहरें बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन हैं। और यहाँ पर देखिए सोन नदी को छोड़कर गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियाँ गंगा के बाईं तरफ से मिलती हैं, जबकि सोन नदी दाईं तरफ से आकर गंगा में मिलती है। यहाँ पर एक पूछा जाता है प्रयागों से संबंधित, तो देवप्रयाग, दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। एक प्रश्न नागार्जुन सागर से संबंधित है, ये जो है नागार्जुन सागर बांध तो किस नदी पर बनाया गया है, ये कृष्णा नदी पर है। तो देखिए अर्जुन और कृष्ण, तो याद कर लीजिए नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बना है। हीराकुंड बांध ये ओडिशा में महानदी पर बना है, आप जानते हैं। मुल्ला पेरियार बांध, दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर है और इसकी ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच विवाद है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। कोयना बांध, ये कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र के कोयना नगर में कोयना नदी पर स्थित है। दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम भी पूछता है कई बार, तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार है। देखिए रानीगंज दामोदर नदी, दामोदर घाटी का कोयला खनन क्षेत्र है। रानीगंज कोयला की खानें हैं और ये दामोदर घाटी का कोयला खनन क्षेत्र है रानीगंज। नर्मदा नदी के बारे में पूछा जाता है कि ये किस दिशा की ओर बहती है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों नर्मदा और ताप्ती या तापी नदी ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं।
अमरावती, काविनी, हेमावती और अर्कावती ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन ये गोदावरी नदी का है। पोंग बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। और देखिए सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। अमृत धारा जलप्रपात, दोस्तों अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक दक्षिणी नदी तंत्र कौन सा है? तो ये कावेरी नदी तंत्र भारत का सबसे दक्षिणी नदी तंत्र है। बाढ़ रहित बस्ती यानी ड्राई पॉइंट सेटलमेंट ये साधारण नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। लूनी नदी का स्रोत कहाँ है? लूनी नदी आप जानते हैं राजस्थान में है और इसका स्रोत अजमेर के समीप अरावली पर्वत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा पर स्थित है। अब आइए देखते हैं कालपक्कम। कालपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और टाइडल पावर प्लांट या ज्वारभाटा ऊर्जा संयंत्र कच्छ की खाड़ी में स्थित है। डल झील श्रीनगर में है और भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में हैं। और आपके लिए एक प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहा जाता है? सांभर झील, दोस्तों ये राजस्थान के जयपुर शहर से सबसे नज़दीक है। सांभर झील से नमक उत्पादन किया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख नदियों पर बने हुए जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। दोस्तों टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। और बराक नदी का उद्गम ये मणिपुर में है। तो याद रखिए बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर राज्य में स्थित है। मंद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है और साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत है। टाटा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो दोस्तों टाटा जल विद्युत परियोजना या टाटा हाइड्रो पावर स्कीम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मंडी सिंचाई परियोजना ब्यास नदी पर है। संकीर्ण और छोटी नदियाँ ये पश्चिमी घाट की विशेषताएं हैं। लूनी नदी अंतः स्थली नदी है, इसका मतलब ये है कि ये जो है स्थल में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक या महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों संकोश, धनसिरी, रंगित और सुवर्णरेखा में से भूटान की मुख्य नदी संकोश है। अब आइए देखते हैं भूजल संसाधन से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों गार्ज एक नदी के ऊपरी गतिपथ में बनता है। तो गार्ज जो है नदी के ऊपरी गतिपथ में बनता है। नदी प्रवाह के प्रौढ़ावस्था के दौरान विसर्पण बनते हैं। और जल साझा करने के लिए सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। तो सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ये ईयर याद रखिएगा। और दोस्तों अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि बरसात के मौसम को छोड़कर उन्हें किसी और समय में पानी नहीं मिलता है। अब आइए देखते हैं राज्य और उनमें स्थित प्रमुख झीलें। चिल्का झील ये बहुत बड़ी झील है, उड़ीसा में है। पेरियार झील केरल में है। अष्टमुदी झील दोस्तों ये केरल में स्थित है। पुलिकट झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। देखिए बेम्बनाड झील केरल में है। तो बेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुडी झीलें ये आपकी केरल में हैं। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। लोकटक झील जहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में है। डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। बुलर और डल झीलें जम्मू कश्मीर में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा सांभर झील, नक्की, पिछौला झील ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और लूकनसर और जयसमंद झीलें राजस्थान में हैं। फतेह सागर झील भी राजस्थान में स्थित है। दोस्तों सात ताल, नैनीताल, भीमताल ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। सात ताल, नैनीताल, मालताल, देवताल और नौकुचिया ताल ये उत्तराखंड की झीलें हैं। दोस्तों नीगिन या नगीन झील और शेषनाग झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो ये थी प्रमुख झीलें भारत के राज्यों में जो स्थित हैं। ये मिलान के लिए या सीधे सीधे भी पूछता है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित सुपीरियर झील है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है।
बैंकाल झील कहाँ पर है? तो ये रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित है और सबसे गहरी झील मानी जाती है। राइन नदी दोस्तों ये पश्चिम यूरोप में बहने वाली नदी है, जिसके किनारे पर बान नामक शहर स्थित है। कील जो है, कील, पनामा और स्वेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहरें हैं। दोस्तों कील नहर कहाँ पर है? तो कील नहर जर्मनी में है, पनामा नहर रिपब्लिक ऑफ पनामा में और स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर मिस्र में होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी ये अमेजन नदी है और इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर है। दोस्तों अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी जल राशि की दृष्टि से मानी जाती है, क्योंकि यह नील नदी से काफ़ी चौड़ी है। अब आइए देखते हैं वैश्विक स्तर पर प्रमुख झीलें जहां से प्रश्न बनते हैं। टीटीकाका झील ये पेरू में स्थित है। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच स्थित है। मृत सागर झील यानी डेथ सी जो झील है ये मृत सागर, ये जॉर्डन, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। और मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पर्वतों से संबंधित प्रश्नों में आइए देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी ये हिमालय की चोटियां हैं। और वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों के मुड़ने से बनते हैं। तो वलित पर्वत नवीन पर्वत हैं और ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों के मुड़ने से बनते हैं। वलित पर्वतों को मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों राकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इन्हें टर्शियरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। राकीज कहाँ है? राकीज उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। एटलस अफ्रीका में और हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों वलित पर्वतों के चट्टानों की बनावट को देखने से ये लगता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से बने मोड़ से हुआ है और अवसादी चट्टानों का जमाव सदियों से नदियों द्वारा लाए गए तलछटी निक्षेप के द्वारा हुआ है। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को कौन सा पठार कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। दोस्तों पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को पर्वत पदीय पठार कहते हैं। देखिए पर्वतमालाओं के बीच कोई पठार बनता है उसको अंतर पर्वतीय पठार, और पर्वत तल और मैदान के बीच उठे हुए समतल भाग को पर्वत पदीय पठार कहते हैं। संसार की छत को पामीर के पठार के कहा जाता है, दुनिया की छत या संसार की छत, और पर्वतों की गांठ भी पामीर के पठार को कहते हैं। दोस्तों हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल शैल को सामान्यतः हिमोड़ कहा जाता है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में है। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा पालघाट दर्रा है। ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। और सतपुड़ा पर्वतमाला दोस्तों ये परतदार पर्वत का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद से संबंधित प्रश्नों को। देखिए माउंट एवरेस्ट, दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। K2 ये 8,611 मीटर भारत में पाक अधिकृत कश्मीर में है। और कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। लहोत्से 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। मकालू पर्वत ये 8,463 मीटर नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। ये देखिए दोस्तों पर्वत और उनसे संबंधित देश और महाद्वीप कहाँ पर स्थित हैं। दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड में है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। अराकानयोमा म्यांमार में। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में और एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिए दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, अराकानयोमा म्यांमार, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोपीय महाद्वीप में और एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट या खंड पर्वत जो हैं ये बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, आप बता दीजिएगा।
ब्लैक फॉरेस्ट वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाता है। हिमानी या ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड होता है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिकोण कहाँ है? पश्चिमोत्तर अटलांटिक सागर में है। और हवाई द्वीप समूह दोस्तों कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट के पास या भारत के पश्चिमी घाट के स्थित समुद्र का क्या नाम है? उसका नाम अरब सागर है। और प्रवाल भित्तियां दोस्तों या कोरल रीफ जिनको कहा जाता है, ये उपनिवेशी समुद्री छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जलीय ढांचा होता है। दोस्तों प्रशांत और अटलांटिक महासागर किस नहर के द्वारा जुड़े हैं? तो ये पनामा नहर है। और खंभात की खाड़ी में ज्वारीय शक्ति को काम में लाने की अधिक संभावना है। उत्तरी ध्रुव दोस्तों आर्कटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है। और महासागरों में तापमान की मात्रा या तापमान जो है बढ़ती हुई गहराई के साथ घटता है। अब देखते हैं मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों को। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये मेघालय मासिनराम, और इसके पहले चेरापूंजी दोस्तों मेघालय में ही स्थित है, वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, अब मासिनराम है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है। और ऋतु परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता होती है। दोस्तों वर्ष भर भारी वर्षा और उच्च तापमान वाला जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो ये विषुवत रेखीय प्रदेश या विषुवतीय क्षेत्र। मानसून शब्द किस भाषा का है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मौसम होता है। मुंबई, शिलांग, तिरुवनंतपुरम में भारी वार्षिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर के ऊपर होती है मुंबई, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में। और भारत में वास्तविक वार्षिक वर्षा 1127 मिलीमीटर है। दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा जो है ये साइक्रोमीटर दिया गया है। वायुमंडलीय आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा भी नापा जाता है। दोस्तों आंधी या तूफान के समय बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या असर पड़ता है? तो बैरोमीटर में जो पारे का स्तर होता है वो सामान्य से नीचे गिर जाता है जब आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य या सर्वाधिक बाढ़ों की जो बारंबारता है वो किस राज्य में है? वो बिहार में है। और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले तूफानों की दिशा सामान्यतः किस दिशा में होती है? पूरब से पश्चिम की ओर होती है। दोस्तों हवा जो है वो अधिक वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब की ओर बहती है और उसे पवन कहते हैं। बहती हुई हवा को कोहरा निम्न स्तरीय मेघ या लो स्ट्रेटस क्लाउड होता है। दोस्तों एशिया से होकर बहने वाली उच्च तुंगता वाली पश्चिमाभिमुख हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और कन्याकुमारी में दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी अधिक देर तक रहती है। और देखिए राजस्थान राज्य में देखा जाए तो वर्ष के अधिकांश भाग में उच्च तापमान और बहुत कम वर्षा होती है। द्रास दोस्तों द्रास कहाँ पर है? तो द्रास जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। द्रास की जलवायु जैसलमेर, चेन्नई और शिमला की तुलना में ज़्यादा ठंडी है। मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं। और इसमें होता यह है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए कम से कम मात्रा में जल का नुकसान हो, इसलिए इन पत्तियों की बनावट ऐसी होती है। दुनिया का सबसे घना आबाद उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार राजस्थान में स्थित है। अब आइए प्रमुख देशों के मरुस्थलों के बारे में जान लेते हैं। तकला-मकान चीन में स्थित है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में चिली में स्थित है। कालाहारी अफ्रीका में। थार मरुस्थल एशिया मतलब भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। दस्त-ए-लुट ये ईरान का मरुस्थल है। दोस्तों उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में देखिए गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। और सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा को हरमट्टन कहा जाता है। खमसिन ये बालू से भरा हुआ शुष्क उफान होता है जिसको खमसिन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं वनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए नीलगिरी क्षेत्र में दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी क्षेत्र यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिकतम घने वनों वाला जो है ये राज्य है। वन, खनिज और कोयला प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है।
कर्नाटक राज्य में चंदन के घने वन हैं। आपसे पूछा जाएगा कि चंदन के घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक राज्य में। और दोस्तों वन जो हैं वो नवीकरणीय या समाप्त नहीं होने वाले, अर्थात जिनका पुनः चक्रण आसानी से संभव हो, उस प्रकार के यानी नवीकरणीय संसाधन हैं, लेकिन अत्यधिक दोहन से इनका भी नुकसान होता है। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों, शीतोष्ण और शीत कटिबंध में शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों टैगा वन में सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और टुंड्रा टाइप वनस्पतियां आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कम्युनिटी सामुदायिक वन को उनकी उपयुक्तता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों कम्युनिटी या सामुदायिक वन को उनकी उपयोगिता और उपयुक्तता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है। और चीड़ के वृक्ष किस वनों में पाए जाते हैं, तो चीड़ के वृक्ष शंकुधारी वन या टैगा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जानवरों और पादपों की प्रजातियों में सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जानवरों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। दोस्तों सुंदरी वृक्ष जो है ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बहुतायत से पाया जाता है और सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण उसको सुंदरवन कहा जाता है। सबसे बड़ा गरान वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ये किस मंत्रालय के अधीन है, जल शक्ति मंत्रालय के। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की अधिक पैदावार होती है और मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। दोस्तों एक गरीब किसान को अपने खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपने खेतों में किन फसलों को उगाना चाहिए, तो दलहनी फसलों को, क्योंकि ये फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। यूनेस्को ने दोस्तों सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल किया है। और वन कटाई के दुष्परिणामों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सूखा पड़ना, बाढ़ आना और भूक्षरण होना, ये वन कटाई के दुष्परिणाम हैं। दोस्तों तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन कटाई का मुख्य कारण लकड़ी था। सदाबहार वन कौन से वन होते हैं, तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन वर्षा वन कहा जाता है। तो ऐसे वनों में कभी भी पतझड़ नहीं आता है सदाबहार वनों में, क्योंकि हमेशा वहाँ 12 महीने वर्ष के बारिश होती रहती है और ये वन सर्वाधिक जैव विविधतापूर्ण होते हैं। दोस्तों दुनिया के 90% से अधिक जैव द्रव्यमान या बायोमास उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्ष की अधिकांश किस्में कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं। वनारोपण, दोस्तों वनारोपण चोटियों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब आइए देखते हैं भारत के विशेष संदर्भ में खनिज संसाधनों से संबंधित प्रश्नों को। देखिए जयपुर शहर ये लाल रंग के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। रूर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों रूर ऑफ इंडिया के नाम से जो है भारत के झारखंड राज्य को जाना जाता है, जहाँ पर कोयला के विशाल भंडार हैं। राजस्थान राज्य में जिंक या जस्ता प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों कैगा या कर्नाटक में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। मथुरा, बरौनी और बड़ोदरा में ऑयल रिफाइनरीज हैं, यानी तेल शोधनशालाएं भारत के मथुरा उत्तर प्रदेश में, बरौनी और बड़ोदरा में स्थित हैं। नरौरा और कालपक्कम दोस्तों ये नाभिकीय विद्युत केंद्र हैं, जबकि कहलगांव बिहार में ताप विद्युत केंद्र है। भारत में सबसे अधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। और देखिए अभ्रक या माइका एक बहुत ही उपयोगी खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक के उत्पादन में पहले भारत बहुत ही महत्वपूर्ण या पहले स्थान पर था, अब इसका स्थान ब्राज़ील ने ले लिया है। दोस्तों कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोयले के प्रकारों में देख लीजिए पीट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, लिग्नाइट कोयला में 40 से 45% कार्बन, बिटुमिन कोयला 55 से 80% कार्बन और एंथ्रेसाइट कोयला जो सर्वाधिक या सबसे अधिक सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं।
तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्तर तिरुप्पुर है। लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला में स्थित है। असम में 4 तेल शोधन परिष्करणशालाएं कार्यरत हैं। तलचर या तालचेर दोस्तों कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है और लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों बोकारो जो है ये इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ में एक औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन कोरबा में नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है। कोयला अवसादी शैलों में पाया जाता है और संगमरमर रूपांतरित या कायांतरित शैलों में पाया जाता है। केरल में दोस्तों मोनाजाइट बालुका या मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, जो कि एक प्रमुख जो है थोरियम आणविक जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक और ओडिशा लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है और जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ग्रीनविच से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। दोस्तों पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको बताना है और पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में पूछा जाता है कि प्रयागराज और मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट सुनामी के कारण दोस्तों ये समाप्त हो गया था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी घाट ये जो हैं दोद्दा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं। ऊटी दोस्तों, ऊटी या उडक मंडलम ये तमिलनाडु में दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ पर है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये छोटा नागपुर पठार 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मेघालय पठार दोस्तों, मेघालय पठार गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं और मेघालय राज्य में ये स्थित है, जो कि दक्कन पठार का भाग है। तो मेघालय पठार ये मेघालय में स्थित है, दक्कन पठार का हिस्सा है। दंडकारण्य दोस्तों, दंडकारण्य के बारे में पूछता है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। यहीं पर बेलाडीला लोहे की खदान है और दक्षिणी पश्चिमी भाग को मल्कानगिरी पठार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमाएं कहाँ से मिलती हैं? 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगी हैं। तो देखिए दक्षिण पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगी हुई हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी और उत्तरी भागों को अलग करती है। दोस्तों भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है और भारतीय समुद्र तट की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। और भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों भारत का दक्षिण पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण पश्चिमी जो समुद्री तट है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो याद रख लीजिए असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इसी तरह म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। आगे देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पाकिस्तान सीमा को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर जो हैं इसको टच करते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो आप जानते हैं बांग्लादेश। 4,096.7 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। दोस्तों भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा का साझेदारी करता है और भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार, ये 7 देश हैं
जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। नेपाल की स्थलीय सीमा को या नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है और भारत पाक विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद किन देशों में है? भारत और पाकिस्तान में। और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार देश स्थित हैं। भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान हैं और भारत के दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव स्थित हैं। श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल लेह है और श्रीलंका भारत का भू सीमा साझीदार नहीं है, यानी श्रीलंका से भारत की भू सीमा नहीं बल्कि जल सीमा मिलती है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है और भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है। कोंकण रेलवे मार्ग ये किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कोंकण रेलवे मार्ग गुजरता है। अब देखते हैं जलवायु और मौसम से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रकार की जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल परत में होती हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन परत भी कहा जाता है। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। और पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार या समदाब रेखा कहते हैं। जो पवन वायुदाब या अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे कटिबंध की ओर प्रवाहित होती रहती है उसको प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। तो प्रचलित या अस्थायी पवन ऐसी पवन जो वायुदाब या अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे कटिबंध की ओर प्रवाहित होती रहती है। दोस्तों विश्व की प्रचलित पवनें निम्नलिखित हैं: डोलड्रम या शांत पवन की पेटी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पहने और ध्रुवीय पवनें। दोस्तों भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है जिसे डोलड्रम कहा जाता है। और डोलड्रम क्या है? डोलड्रम एक अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली अतिसक्रिय भूमि के फैलाव को स्थल संयोजक कहते हैं। दोस्तों ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। आप जानते हैं ब्राज़ील बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप का फोकस बिंदु कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही सतह दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा अपने परिक्रमण और घूर्णन के लिए समान समय लेता है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है और पृथ्वी का आकार जो है वो आबलेट स्फेरॉयड यानी ज्वायड आकार का लध्वज गोलाभ है। हमारी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दोस्तों टाइम जोन्स की संख्या जो है पृथ्वी पर कुल टाइम जोन्स 24 हैं और पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और वर्ष भर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र है। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन कौन से होते हैं? तो कोड़धारी वन व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों की श्रेणी में आते हैं। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये सुपीरियर झील है। और मृत सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध है मृत सागर। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये जिनपिंग फर्स्ट बांध है, सिचुआन चीन में है, जो 305 मीटर ऊंचा है। और दुनिया की सबसे बड़ी झील आप जानते हैं कैस्पियन सागर है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा चक्रवात के कारण प्रायः प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते रहते हैं। आइए देखते हैं चक्रवात और उनसे प्रभावित देश। विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफून चीन में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में चक्रवात या साइक्लोन और बागियो तूफान या चक्रवात ये फिलीपींस में आता है।
दोस्तों मानसूनी हवाएं क्या हैं? तो देखिए मानसूनी हवाएं मौसमी पवनें होती हैं और ये हवाएं शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर और ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। फेरल के नियमानुसार दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर को मुड़ जाती हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर में 30 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित रेखा कर्क रेखा कहलाती है और पृथ्वी की भूमध्य रेखा से दक्षिण में 30 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित रेखा मकर रेखा कहलाती है। तो देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा मकर है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा भी कहा जाता है और रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सागरी जल में विद्यमान लवण की मात्रा कितनी होती है? 3.3 प्रति हजार से 3.7 प्रति हजार जो है ये सागरी जल में लवण की मात्रा है। और देखिए जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पवन जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो देखिए पवन जो है उच्च दबाव के क्षेत्र से निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर चलती है। बंगाल की खाड़ी, दोस्तों बंगाल की खाड़ी में देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात शीत ऋतु में अधिक होता है। कीवी, दोस्तों कीवी आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए विंडवेन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आइए प्रमुख स्थानीय हवाएं या लोकल विंड के बारे में देख लेते हैं जो जहां से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। फान जो स्थानीय हवा है दोस्तों, फान ये स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है। सिमूम कुर्दिस्तान में। सेंटा एना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली स्थानीय हवा है। जोंडा अर्जेंटीना में। चिनूक देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सिराको जो है ये सहारा मरुस्थल और इटली में चलने वाली हवा है। नॉर्वेस्टर्स ये भारत में चलती हैं। अब आइए देखते हैं टाइम जोन से संबंधित प्रश्नों को। आप जानते हैं पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42.76 किलोमीटर छोटा है। पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? तो ये है सूर्य और सूर्य स्थित है सौरमंडल के केंद्र में। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का केंद्र क्या है या ऊर्जा का कारक क्या है? तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम परमाणुओं में संलयन होता रहता है और यही सूर्य की ऊर्जा का कारण है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है? तो ये तिथि है 3 जनवरी को। और पृथ्वी और सूर्य की निकटतम स्थिति को खगोलीय भाषा में पेरीहिलियन या उपसौर कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इसको यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरस्थ स्थिति को खगोलीय भाषा में एपेहिलियन या अपसौर की स्थिति कहा जाता है। दोस्तों खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई जो है बहुत बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है और पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती हैं, एक तो घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूमते हुए वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। दोस्तों पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण या परिक्रमण जो है कहा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है और इसी से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का वह अक्ष सदैव एक ही ओर झुका होता है। दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन और अपनी कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में गति करती है और इसलिए हमें सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकाव के कारण ही वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। मकर वृत्त जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहा जाता है, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित वृत्त को मकर वृत्त कहा जाता है। दोस्तों विषुवत पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है, एक बराबर, और पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का केवल 59% हिस्सा है। 6 माह का दिन और 6 माह की रातें कहाँ पर होती हैं? तो ये ध्रुवों पर है। मध्य रात का सूर्य भी कहाँ चमकता है? आर्कटिक और अंटार्कटिका वृत्त पर। और मध्य रात के सूर्य का देश किसे कहा जाता है?
ये नॉर्वे को। दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर लंब अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है और अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। सामान्यतः 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं और इस कारण इस समय दोनों गोलार्धों में रात और दिन बराबर होते हैं। सामान्यतः दोस्तों 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को रात सबसे छोटी और दिन सबसे बड़ा होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी और दिन सबसे बड़ा होता है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश महीने में 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रात होती है। अब आइए देखते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास से संबंधित प्रश्नों को। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, दूसरा स्थान मिजोरम का है। अगला है कि भारत के राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और भारत के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है आपका। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। उत्तर प्रदेश की दूसरे भारतीय राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं। दोस्तों यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है और जनगणना की 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता 73% है और सिक्किम राज्य की आबादी 2011 के अनुसार सबसे कम है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या 943 है। जनसांख्यिकी अंतराल या डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो जन्म और मृत्यु दर के अंतर को प्रदर्शित करता है। दोस्तों 2011 की जो हमारी जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और सिक्किम राज्य, देखिए सिक्किम जो है ये राज्य का क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है। गोवा सबसे छोटा राज्य है और उसके बाद सिक्किम। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक 75 जिले हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल के मामले में अपने देश में किस स्थान पर आता है? ये आपके लिए प्रश्न है, आपको इसका उत्तर बताना है। इसके अलावा वीडियो में जगह जगह पर 1, 2, 3 प्रश्न और भी दिए गए हैं, उनका भी आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।